अस्सलाम वालेकुम जी बेटा। आज हमारा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पे मेरा ख्याल है सेकंड लेक्चर है, लेकिन ओवरऑल बीएफडी का लेक्चर नंबर 33 है। ओवरऑल बीएफडी का लेक्चर नंबर 33 है। अच्छा, आज का एजेंडा जो है हमारे 2 क्वेश्चन पास्ट पेपर के करने हैं, बस ये एजेंडा है। हाँ जी, आज का हमारा एजेंडा क्या है? आज का अगर एजेंडा पॉइंट आउट करें तो सबसे पहले तो एक दफा नोट्स का रीकैप ले लें आप लोग जरा प्लीज। बल्कि मैं भी ओपन करता हूं और देख लेते हैं कौन सी बात हमने डिस्कस नहीं की। इसके बाद हमने पास्ट पेपर के 2 क्वेश्चन करने हैं। तो एक तो सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट का करना है। हाँ जी, सबसे लेटेस्ट अटेम्प्ट का क्वेश्चन करेंगे पहले, विंटर 23 का। अच्छा, विंटर 23 क्वेश्चन 3A एक ये करेंगे आज। दूसरा क्वेश्चन करेंगे विंटर 22 क्वेश्चन नंबर 1। मैं जरा लेटेस्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। विंटर 22 क्वेश्चन नंबर 1A। कल का जो लेक्चर होगा उसमें हमने 2 सवाल और करने हैं, 4 सवाल टोटल करने हैं। एक करना है विंटर 17 का। एक कौन सा करना है? विंटर। बल्कि आप इसको पॉइंट आउट कर लें, सबसे बेस्ट क्वेश्चन आज तक का ये है। 24 नंबर का सवाल है, विंटर 17, मॉड्रेक्स कंपनी लिमिटेड। बहुत अच्छा सवाल है। मैं कहता हूं ये क्वेश्चन जो ये कर ले बच्चा, स्वाद आ जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा सवाल है टॉपिक पे। तो आपने लेटेस्ट अटेम्प्ट के बाद जब थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन करना है तो इसको रिवाइज कर लेना है, बार बार इसको हाईलाइट कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रिवीजन है। समझ आ रही है? वैसे हमने आज ये 2 करने हैं, कल हमने इससे पीछे 2 करने हैं, समर 21 और विंटर 17। मैं पहले वैसे विंटर 17 कराऊंगा, समर 21 हम शायद पूरा ना कर पाए, बस हम रीडिंग कर लें और क्लास में मैं स्ट्रक्चर फॉर्मेट ये वो बता दूं। ठीक है। ऊपर वाले सवाल जरा आसान है। विंटर 11 का गजाली वाला बहुत ही आसान है, ये बीएफडी की किट में भी है। और विंटर 15 का क्वेश्चन नंबर 6 सांद्रा लिमिटेड 22 नंबर का, ये आसान सवाल है। तो अब जो आ रहे हैं वो आजकल ज्यादा इंटरनेशनल एनपीवी का सवाल आ रहा है। ठीक है, अब आप पैटर्न देख लें। विंटर 22 में आया, विंटर 23 में आया, समर 21 में आया। विंटर 21 मिस किया उसने बीच में से। इस दफा विंटर 24 में भी आ सकता है। पिछला समर 24 में क्या आया वो मैंने अभी देखा ही नहीं पेपर, वो तो करना ही नहीं ना अभी, वो करना ही रिवीजन के वक्त है। तो इसीलिए वो मैंने यहाँ ऐड ही नहीं किया। यहाँ पे है नहीं है लोकल में मुझे नहीं पता, वो पेपर एट द टाइम ऑफ रिवीजन देखेंगे पिछले अटेम्प्ट का, अभी करने का कोई फायदा नहीं। जी, पार्ट पर ठीक है, कोई मसला नहीं, वो कर सकते हैं। नहीं हुआ देख लेते हैं, नहीं हुआ तो कोई नहीं, देख लेते हैं। आ जाए जनाब, जरा नोट्स का एक दफा जायजा ले लें कि हमने इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले ये हम बातें कर चुके हैं मेरा ख्याल है, इंटरनेशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ये हमने बात की थी। जरा एक दफा जायजा ले लें, कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि जो हमने लिखी थी और नोट्स में लिखी हुई है लेकिन डिस्कस कोई नहीं हुई। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्यों की जाती हैं ये बता दिया मैंने। हाँ जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की खूबियाँ क्या होती हैं। पहली खूबी क्या होती है कि आपको जो कैश फ्लोज दिए होते हैं वो डिफरेंट करेंसीज में दिए होंगे, खाली ये पहचान नहीं है और मुल्क से बाहर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। उसके अलावा ये कुछ एक्सचेंज रेट की बेसिक्स पढ़ी थी हमने, डायरेक्ट कोड सिस्टम और इनडायरेक्ट कोड सिस्टम। मैंने कहा था डायरेक्ट कोड सिस्टम में मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होता है, इनडायरेक्ट कोड सिस्टम में किससे कन्वर्जन होता है? डिवाइड से। डायरेक्ट कोड सिस्टम को सेकंड करेंसी टू फर्स्ट करेंसी कन्वर्जन भी कहते हैं। बाकी स्पॉट रेट या फ्यूचर के एस्टिमेटेड स्पॉट रेट कैसे निकालते हैं, तो स्पॉट रेट्स कैसे निकालते हैं तो उसके लिए मैंने कहा था
प्रीवियस एक्सचेंज रेट को इंटू 1 प्लस आई ऑफ फर्स्ट करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई ऑफ सेकंड करेंसी। ठीक है जी, आई से क्या मुराद है? इन्फ्लेशन रेट, या ये सारी बातें कर चुके हैं। ये एग्जाम्पल की थी, इसके बाद टैक्स की बात की थी। मैंने कहा था अगर दो ममालिक में टैक्स ट्रीटी नहीं है तो डबल टैक्सेशन होगा। अगर टैक्स ट्रीटी पाया जाता है तो फिर आपको होम कंट्री में भी टैक्स देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। वो कब देना पड़ेगा, वो ये नीचे मैंने सिचुएशन क्लैरिफाई किया है, ये क्लैरिफाई किया है वहाँ। वैसे लास्ट टाइम मैंने कहा था अगर होम कंट्री का टैक्स रेट फॉरेन कंट्री के टैक्स रेट से ज़्यादा है तब देना, अदरवाइज नहीं। चेक कर लें, ये ऐसे ही लिखा हुआ है ना मैंने। होम कंट्री में 30% टैक्स है, फॉरेन कंट्री में जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं वो कितने परसेंट है, तो आपने उन्हीं प्रॉफिट्स पे 10% एक्स्ट्रा देना है होम कंट्री में, बाकी केसेस में नहीं देना। इंटर कंपनी कैश फ्लोज का ट्रीटमेंट बताया था, वो तो मैंने डायग्राम बना के कराया था। यहाँ ज़रा मैंने थोड़ा वेल एक्सप्लेन्ड लिख दिए फिक्रों में ताकि आपको उसका ट्रीटमेंट पता चल जाए। इसी तरह अगर आप डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन रेट भी होगा। कंट्री रिस्क प्रीमियम वाला पॉइंट दिया था, हाँ ये कल करेंगे। कंट्री रिस्क प्रीमियम कैसे निकालते हैं और क्या होता है कि ई में कैसे एडजस्ट करना है, ये कल करना है, अभी आज नहीं। ये फॉर्मूला जो कंट्री रिस्क प्रीमियम का, ये कल करना है, एग्जाम्पल 2 भी, एग्जाम्पल 3 भी। ठीक है, आगे चलते हैं जी। एनपीवी, अच्छा ये एग्जाम्पल 2 दोबारा आ गई है, ये एग्जाम्पल 3 थी तो ये 4 होगी, ये एग्जाम्पल 5। ये हम कर चुके हैं वैसे कि एनपीवी निकालने की दो अप्रोचेज हैं। एक में आप लोकल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं और एक में आप फॉरेन कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज करते हैं पूरे सवाल में। दो अप्रोचेज हैं। मैंने कहा था ये पहली अप्रोच मैं कराऊंगा बार बार, यही ज़्यादा फेमस है। बाकी ये नीचे प्रैक्टिस है उनकी, छोटी छोटी एग्जाम्पल हैं। ये बीएफडी की किट की हैं छोटे छोटे सवाल, ये आईकैप की किताब के नहीं है, किट के हैं, छोटे से सवाल हैं, को बहुत मुश्किल नहीं है। अच्छा, ये हमने फॉर्मेट कर लिया हुआ है, यानी अभी तक हमने ये नोट्स में से क्या नहीं किया, ये रहता है, ये पैरा 1.4 ये पेंडिंग है, कल करेंगे। आज मैंने कॉन्सेप्ट कोई नहीं कराना, प्रैक्टिस करानी है सिर्फ। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आगे और क्या है, बस खत्म मेरा ख्याल है। इसके बाद फॉर्मेट किया था ये पैरा 2.2 में, फिर ये पैरा 2.3 में एपीवी का फॉर्मेट लिखा हुआ है कि अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट की एपीवी आ जाए तो उसका फॉर्मेट क्या होगा। वो बिल्कुल आम वैसे ही है, कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन आज हमने प्रैक्टिस, ये भी कल बात कर लेंगे इस पर थोड़ी सी। और ये थ्योरी है, ये रीजन के नाम से भी आ सकता है या रिस्क के नाम से भी आ सकता है। अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में या डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको क्या मसाइल का, कौन कौन से रिस्क का सामना हो सकता है जिस वजह से शायद आप पीछे हट जाए, नहीं करनी इन्वेस्टमेंट। तो ये पेस्टल के फैक्टर में से निकाले हुए हैं। उस मुल्क में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो तो आप उससे पीछे हट सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव एनपीवी वाला प्रोजेक्ट ही क्यों ना हो। लोगों के पास स्किल्स नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, और अगर आप बाहर से मंगवाएंगे तो प्रोजेक्ट वायबल ही नहीं रहेगा। उस मुल्क के सियासी हालात, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बड़ा ख़राब है, वो सारा आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, इसके नीचे ये थ्योरी, ये पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। टैक्सेशन का मसला है, उस मुल्क में डबल टैक्सेशन है, ये टैक्स रेट अचानक ही चेंज हो जाते हैं। टैक्स रेट क्या हो जाते हैं, अचानक ही चेंज हो जाते हैं। उसके अलावा वो विद होल्डिंग टैक्स का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है इसमें कि आप डिविडेंड वसूल करेंगे तो विद होल्डिंग टैक्स कटने के बाद। इकोनॉमिक रिस्क, रेगुलेटरी रिस्क क्या होता है, अचानक कवानीन चेंज हो जाते हैं उस मुल्क में। अचानक क्या चेंज हो जाते हैं, वो रेगुलेटरी रिस्क में अचानक टैक्स रेट चेंज हो जाते हैं, ये टैक्सेशन, ये इसको फिस्कल रिस्क भी कहते हैं। करेंसी रिस्क, उस मुल्क में एक्सचेंज रेट बहुत वॉलेटाइल है, एक दफा डॉलर 300 पे चला जाता है, दूसरी दफा 250 पे आ जाता है, फिर वो ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये फैक्टर्स हैं, इनको रिस्क भी कह सकते हैं। मैंने किस नाम से दिया है, रीजंस फॉर, यानी अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं और आप करने से हेजिटेट क्यों करते हैं, ये थ्योरी आ सकती है। कोटा छोटा आप ये हेडिंग का लगाएंगे, अंदर वाली बात आप खुद पढ़ के अपने अल्फाज में लिख दीजिएगा। तो ये हेडिंग्स नहीं होती वहाँ, आई कैप की किताब में भी है ये सब कुछ, आई कैप की किताब में, बल्कि ये पहले दी हुई है थ्योरी, मैं एंड पे दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ सवाल में यही होगा। पार्ट ए में डिसीजन होगा, पार्ट बी में पूछेगा बताओ व्हाट एडिशनल फैक्टर्स यू मस्ट कंसिडर
बिफोर टेकिंग द, या एडिशनल रिस्क बताओ, वो एडिशनल रिस्क में फिर आप ये थ्योरी लिख देंगे। इन्वेस्टिंग कंट्री के ये पॉइंट हैं ही उसके लिए, जिस मुल्क में आप जा रहे हैं ये उस मुल्क के फैक्टर्स हैं। हाँ जी, ये भी पूछ सकता है, बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है, समझ आती है कि नहीं समझ आती? तो ये काम भी कल हम कर लेंगे। कल वाला काम जो है वो पहले 15-20 मिनट, आधा घंटा है जो थोड़ा, फिर प्रैक्टिस है। तो आगे कुछ भी नहीं है, अब खत्म है बस। मेरा ख्याल है को 5-6 सफ़ों पे टॉपिक खत्म हो गया, ये 5-6 सफ़ों पे टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा, और इसमें थ्योरी नॉर्मली आ जाती है। ए पार्ट कैलकुलेशन है, बी पार्ट में वो पूछता है इस मुल्क में जाने के लिए आप कौन से अदर एडिशनल फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। अब आ जाए जी पास पेपर पर आए। हमने कौन सी अटेम्प्ट का क्वेश्चन करना है पहले? विंटर 23 का, और एक्सेल पे ही करना है जी। मैं अभी ए पार्ट करवा रहा हूं इसका, बी पार्ट नहीं। बी पार्ट कैपिटल रेशनिंग का है, वो आप खुद करेंगे, मैं ए पार्ट करवा रहा हूं। अच्छा जी, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, वो कहता है डिटरमिन द एनपीवी ऑफ ईच इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है सवाल में एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होंगी। एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, हाँ जी, एक्सचेंज रेट CNY, चाइनीज युआन, PKR। अब मुझे बताएं ये डायरेक्ट कोट है इनडायरेक्ट कोट है? जी बताएंगे, डायरेक्ट कोट है कि इनडायरेक्ट कोट है? इनडायरेक्ट कोट क्या होता है और डायरेक्ट कोट क्या होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। डायरेक्ट कोट में जो लोकल करेंसी होती है, जो होम करेंसी होती है, उसके मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, और लोकल मल्टीपल यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी, और फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट होता है। इनडायरेक्ट कोट होगा, इनडायरेक्ट कोट होगा तो फॉरेन करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स क्वेश्चन में लिखे होंगे, और लोकल करेंसी यानी PKR का 1 यूनिट होगा। अब अगर देखें, अगर हम इसमें, तो CNY जो कि फॉरेन करेंसी है, पाकिस्तान बेस्ड कंपनी कहीं लिखा हुआ है ऊपर, कराची में इसका, हाँ जी कराची में बेस कर रही है वो, वैसे ऊपर मैंने पढ़ने के लिए दिया था। हाँ जी, कहाँ पे बेस कर रही है वो? पाकिस्तान। हाँ ठीक है, विच इज बेस्ड इन कराची। तो बेटा कराची की बेस कर रही है, ये लोकल करेंसी है, ये फॉरेन करेंसी है। फॉरेन करेंसी का 1 यूनिट दिया हुआ है, लोकल करेंसी के मल्टीपल यूनिट्स हैं। तो मल्टीपल यूनिट्स ऑफ लोकल करेंसी विद 1 यूनिट ऑफ फॉरेन करेंसी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोड था, कौन सा था? आगे पीछे ये नंबर उसने जानबूझ के फर्स्ट सेकंड उल्टाए हैं तंग करने के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट कोड है, डायरेक्ट कोड में मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होने हैं, किससे होने? तो एनपीवी निकालनी है। डाटा क्या दिया जी? मोटा मोटा डाटा पढ़ूंगा, अब एक एक इंग्लिश की लाइन तो नहीं पढ़ सकता, बहुत टाइम लग जाना है। वो कहता है कि आप फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फेस्टॉल या फेस्टूल जो भी कंपनी है, और वो मेडिकल इंडस्ट्री के लिए मशीनरी बनाते हैं। करंटली आप एक्सरे इक्विपमेंट बनाते हैं, याद रखिएगा एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस क्या है? एक्सरे की मशीनें बना के बेचते हैं, बस ये आपका एक काम है। और आपका प्लांट कहाँ पे बेस कर रहा है? कराची में बेस कर रहा है। बोर्ड के पास 2 ऑप्शन है, पहला या तो चाइना में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा ले, दूसरा क्या है, कराची में ये एक और नया प्लांट लगा ले। 2 प्रपोजल है, दोनों की एनपीवी आपने लहदा निकालनी है। जो ये कराची का प्लांट होगा ये लोकल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल है। ये सवाल इसलिए से अच्छा है, इसमें लोकल भी और इंटरनेशनल दोनों मिक्स होकर आए हैं ताकि आप घूम जाए एक दफा। तो ये लोकल इन्वेस्टमेंट का डिसीजन मेकिंग है, और वो जो चाइना में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ये आपकी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की एनपीवी होगी। अच्छा, अब चाइना, मेरा फोकस ज्यादा चाइना वाले पे है, लोकल वाला भी आप खुद करेंगे, अभी मैंने फॉरेन वाला करवाना है, ठीक है, चाइना वाला, बाकी लोकल आप खुद करेंगे। कहता है जो पहला प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल जो चाइना में करेंगे वो भी एक्सरे मशीन का ही करना है, यानी वहां पे जो आप प्लांट लगाएंगे उससे क्या होगा, एक्सरे मशीन बना के बेचनी है। वो कहता है ये कॉपी है बिल्कुल, जैसे कराची में काम हो रहा है ना एग्जिस्टिंग, कराची में भी आप क्या कर रहे हैं, एक्सरे मशीनें बना के बेच रहे हैं, सेम बिल्कुल वही प्रोडक्ट अब आप जाके कहां बनाना चाह रहे हैं, चाइना में बना के बेचना चाह रहे हैं। वो कहता है कॉपी पेस्ट है, यानी कोई नई प्रोडक्ट नई इंडस्ट्री में नहीं जा रहे, सिर्फ नई कंट्री में जा रहे हैं। तो वो कहने का मतलब है, अगर आपसे कहा जाए कि बीटा शीटा का कोई फड्डा आएगा तो आपका एग्जिस्टिंग बीटा ही कारामद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक्सपेंशन डिसीजन है, उसने लिखा भी हुआ है एक्सपेंशन टू चाइना।
डाइवर्सिफिकेशन ही लिखा। बाकी वो कहता है आपके लिए नई ज्योग्राफिकल मार्केट ओपन कर देगा। अब ये नीचे इन्वेस्टिंग कैश फ्लोज देखें, डाटा सेगमेंटेड दिया हुआ है ताकि आपको जरा याद रखना आसान हो। पेपर में इसको हाईलाइट कर लेंगे आप हाईलाइटर से, ठीक है, लाइनें शाइनें तो नहीं लगा सकते। कहता है जी चाइनीज युआन दिए हुए, कंपनी ने ऑलरेडी मार्केट रिसर्च पे ये पैसे लगा दिए, ये तो हो गई संक कॉस्ट, ऑलरेडी इनकर्ड है ना, इररेलेवेंट है, नोट दे देंगे, नोट दे के छोड़ना है, ऑलरेडी इनकर्ड है। आगे कंपनी ने और एक्सरे मशीन को बनाने के लिए क्या क्या इन्वेस्ट करना है, स्पेशलाइज इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट करनी है। तो वो कहता है जी कंपनी पहले एक इक्विपमेंट खरीदेगी जो 10 मिलियन युआन का होगा और उससे आप 30 एक्सरे की मशीनें एक साल में बना सकते हैं। यानी अगर आपको 5 एक्सरे की मशीनें बनानी है, 10 बनानी है, 15 बनानी है, 18 बनानी है, 20 बनानी है, 30 बना के बेचनी है, एक्सरे मशीन आपकी प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट के यूनिट्स हैं। यहाँ ना बच्चे मशीन और इक्विपमेंट में कंफ्यूज हो गए थे पेपर में। एक्चुअली जो आप प्लांट लगाना चाह रहे हैं एक्सरे मशीनें बनाने वाले को, उसको स्पेशलाइज इक्विपमेंट कहा हुआ है और जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है, एक्सरे मशीन। मैं कहूंगा एक्सरे मशीन या एक्सरे के यूनिट्स, बस। हाँ, ये हमारी प्रोडक्ट के यूनिट है। अप टू का मतलब होता है 30 या 30 से कम बना सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड। इसी तरह वो कहता है अगर आपने एडिशनल इक्विपमेंट भी खरीदना पड़ सकता है अगर आपकी डिमांड 30 से बढ़ गई। यानी अगर आपने 40 मशीनें बनानी है ना, फिर आपके एक प्लांट से काम नहीं चलना, आपको 2 स्पेशलाइज इक्विपमेंट चाहिए होंगे दूसरे या तीसरे साल में आपको दोबारा जब भी। हाँ, वो कहता है कंपनी विल नीड टू परचेज अनदर पीस ऑफ इक्विपमेंट एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 10 मिलियन युआन एंड सो ऑन। सो ऑन का मतलब ऐसे ही चलता रहेगा, डिमांड इंक्रीज करे। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपसे ये कह रहा है 30 के लिए एक इक्विपमेंट है, अगर आपने और बनाने हैं तो आपको डिमांड के साथ साथ और खरीदना पड़ेगा एक और इक्विपमेंट। कहता है नए इक्विपमेंट आपको उस साल के स्टार्ट पे खरीदना पड़ेगा। यानी अगर आपको तीसरे साल में चाहिए ना इक्विपमेंट तो आप तीसरे साल के स्टार्ट पे लाएंगे, जिसका मतलब है दूसरे साल का एंड। बाकी आगे वो कहता है अगले सालों में इक्विपमेंट की प्राइस कोई नहीं चेंज होगी, लाइफ 5 साल है, काम की बात है लाइफ। और ये उसने कहा जी पहला आपको इक्विपमेंट 30 मशीनों तक का है, उसके बाद अगर आपको 30 से ऑन का मतलब है एक फर्दर और लेते जाएंगे, 30 तक की रेंज है। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज क्या दिए हुए हैं, पहले साल 10 मशीनें बेचोगे एक्सरे के, एक्सरे यूनिट कितने बेचोगे, ये पहले साल का सेल यूनिट्स है, एक इक्विपमेंट से काम चल जाएगा। उसके अलावा दूसरे साल में 20 मशीनें एक्सरे की बेचोगे, ठीक है, इसका मतलब है वो भी एक स्पेशलाइज्ड। और उसके बाद वो कहता है हर साल 20 मशीनों का इजाफा होगा। हर साल कितनी मशीनों का, 20 का। तो मैं यहाँ पे डिमांड लिखने लगा हूं, पहले साल की डिमांड है 10 यूनिट, दूसरे साल की डिमांड है 20 यूनिट, तीसरे साल, चौथे साल और इंक्रीज बताया हुआ है 20 मशीनों का 40, 60 और 80। तो इधर भी एक इक्विपमेंट से काम चल जाएगा, इधर भी एक इक्विपमेंट से चल जाएगा। यहाँ आपको दूसरा इक्विपमेंट चाहिए होगा, हाँ दूसरा इक्विपमेंट चाहिए होगा, तो मेरा ख्याल है यहाँ भी दूसरे इक्विपमेंट से काम चल जाएगा। यहाँ आपको फिर एक और इक्विपमेंट चाहिए होगा 0, 2 और 4। हाँ, जब भी आपकी डिमांड 30 है ना, 30 से 60 पे गई और 30 से 60 के दरमियान दूसरा, 60 से 90 के दरमियान तीसरा इक्विपमेंट चाहिए। आगे वो क्या कहता है जी, अच्छा उसने खुद बता दिया, वाह क्या बात है। वो कहता है 80 मशीनें बिकेंगी 5वें साल में। उसने क्लैरिफाई किया हमारी भी 80 निकली है, ऐसी निकली है ना जिस रेंज से यूनिट हमने बनाए हैं। तो उसने क्लैरिफाई कर दी कि बड़ी अच्छी बात है, बड़ा खूबसूरत डाटा है कि वो आपको धोखे में रखना नहीं चाह रहा। आगे वो कहता है हर एक्सरे की जो मशीन है यानी प्रोडक्ट है उसका यूनिट 8 लाख युआन का बिकेगा, लेकिन किस प्राइसेस पे डाटा दिया हुआ है, टुडे प्राइसेस। तो इसको इन्फ्लेट करेंगे, चाइना में इन्फ्लेशन जो चल रहा है अब, चाइना का इन्फ्लेशन यानी ये नॉन इन्फ्लेटेड है, तो चाइना में इन्फ्लेशन का रेट क्या दिया हुआ है। अगर मैं नीचे आऊं तो चाइना में चाइनीज युआन का इन्फ्लेशन रेट है 2%, तो ये आपका 2% के रेट से इन्फ्लेट होना है ईयर 1 से। टुडे प्राइसेस लिखा हुआ है ना। आगे वेरिएबल कॉस्ट कहता है सेल का 40% है, ठीक है। फिक्स कॉस्ट जिसके अंदर लीज की कॉस्ट भी शामिल है 1.9 मिलियन है ईयर 1 में, 2 मिलियन है 2 में, 3 में एंड सो ऑन। अच्छा जी, कहता है तमाम कॉस्ट टुडे प्राइसेस पे, इसका मतलब है ये भी टुडे प्राइसेस पर है, इसको भी आपने 2% से क्या करना है, इन्फ्लेट करना है।
बाकी वो कहता है ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन लाइन विद इन्फ्लेशन, तो वो चाइना के इन्फ्लेशन रेट से बढ़ेंगे क्योंकि ये फॉरेन करेंसी के कैश फ्लोज हैं। सर इसका मतलब सेल प्राइस जो 8 लाख है ये भी 2% पे बढ़ती जाएगी? ये बढ़ेगी बिल्कुल। सर एक चीज मेरे ख्याल में मिस कर गए हैं, उसने लिखा था ये जो 10 मिलियन की मशीन है कंपनी एक्सपेक्ट करती है 10 मिलियन की ही नहीं मिलती रही, ऊपर इसने मेरे ख्याल लिखा है। हाँ तो इसकी इंक्रीज नहीं, मैंने पढ़ दिया है, इसमें प्राइस में कोई इंक्रीज नहीं है। आप जब भी नई मशीन ले नया इक्विपमेंट लेने जाएंगे फॉर मैन्युफैक्चरिंग द एक्सरे मशीन, वो सेम प्राइस का मिलेगा, उस पे तो नहीं 2%? उस पे इन्फ्लेशन नहीं लगाना। ना 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 ना, ये कहाँ लिखा हुआ है कि ये इक्विपमेंट की कॉस्ट में क्या लिखा हुआ है, इक्विपमेंट की प्राइस चेंज नहीं होगी, इस पे ना लगा देना इन्फ्लेशन, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इक्विपमेंट की प्राइस चेंज नहीं होगी भाईजान ये। अच्छा आगे चलें, वर्किंग कैपिटल हर साल के आगाज पे चाहिए जी कितना चाहिए? 4000। 4000। अब ये 4000 लिखा था उसने 1 पे, लेकिन मैं इसको 0 पे काउंट करूंगा, बिगिनिंग का है ना उसने, और इसकी चेंजेस निकाल दूंगा। आगे चले, कहता है तमाम आफ्टर टैक्स कैश फ्लोज जो भी कमाएंगे वो आप पाकिस्तान भेज देंगे सारे के सारे। यानी मैंने आपसे कहा था ब्लॉक रिमिटेंसेस होते हैं, वो नहीं है। उसके अलावा रेमिटेबल है। डबल टैक्स का एग्रीमेंट पाया जाता है। डबल टैक्स का क्या पाया जाता है? एग्रीमेंट पाया जाता है जिसके तहत आपको 4% एक्स्ट्रा टैक्स पाकिस्तान में देना पड़ेगा। वैसे भी डिफरेंस 4%। जी 4% ही बनता है। देखे ना, पाकिस्तान में टैक्स रेट है 29%, वहां पे है 25%, तो आपको पाकिस्तान में 4% डिफरेंशियल एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो उसने वैसे भी बता दिया, ठीक है, उसकी खूबसूरती है सवाल की, एहसान अजीम है कि खुद बताई जा रहा है। आगे कहता है अगर कोई लॉस आ जाएगा ना वेंचर से, तो आपने उसको पाकिस्तान के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देने, यानी कैरी फॉरवर्ड की जरूरत नहीं है। वो कहना चाह रहा है कि अगर लॉस आ गया तो वो उसी साल एडजस्ट हो जाएगा सारा। पहले आप अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का जो भी लॉस है कमाई से, वो लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, बल्कि आप उसी साल के पाकिस्तानी प्रॉफिट के केस क्या कर लेंगे, सेट ऑफ कर लेंगे। तो कैरी फॉरवर्ड की ऑप्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है? सेविंग लेंगे, फिर सेविंग आ जाएगी ना, कैरी फॉरवर्ड हो तो सेविंग नहीं लेते। आगे वो कहता है नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये पड़ कराची में, ये एमआरआई की को मशीन बनाने के लिए कुछ प्लांट लगाना चाह रहे हैं। एमआरआई की मशीनें बनाने के लिए ना वो प्लांट लगाना चाह रहे हैं। अब ये सारा पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट का डेट है, ये मैं नहीं पढ़ा, मैं अभी इंटरनेशनल पढ़ा। इनके दरमियान और है ना किनके? हाँ उसने क्या, आपने बस एनपीवी निकालनी, फैसला तो मांगा ही नहीं, उसने क्या एनपीवी निकाल दो दोनों इन्वेस्टमेंट। वैसे और ही है ना, और ही होगा, या वो कर सकते हैं या वो अभी ये नहीं पता, ये तो नीचे जाके पता चलेगा जब इसके पार्ट बी में कैपिटल रेशनिंग करनी है। मांगा ही नहीं, एडवाइस नहीं मांगी इसने, एडवाइस का मांगी है। आप जो सोच रहे हैं कि पहला करें या दूसरा करें, अगर एडवाइस मांगी होती तब भी मैं फिर ऐसे ही करता, या वहां करें या वहां करें, समझ आ रही है? तो लेकिन उसने एडवाइस तो मांगी नहीं, आपने बस एनपीवी निकाल के छोड़ देनी है, जो मांगा है वो करो। ये वाला पैराग्राफ एक्स्ट्रा है, एडिशनल है, यहाँ तक डेटा जो भी पढ़कर आ रहे हैं ये वो 4 पाकिस्तान वाला है। कहता है कंपनी तमाम प्रोजेक्ट को 5 साल का टाइम लेकर अप्रेस करती है। नॉमिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, नॉमिनल का मतलब होता है इन्फ्लेटेड, नॉमिनल का मतलब क्या होता है? पहले से इन्फ्लेटेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है। टर्मिनल वैल्यू 5वें साल के एंड पे आएगी। टर्मिनल वैल्यू क्या होती है? छठे साल से ऑनवर्ड वाले कैश फ्लोज की पीवी, वो कैसे लेंगे उसको टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। यानी 5 सालों का डेटा आप लेते हैं, लेकिन अगर कैश फ्लो 5 साल के बाद भी तो आएंगे, तो उन सब कैश फ्लोज की पीवी कैसे लेनी है उसको टर्मिनल वैल्यू कहते हैं। वो कहता है 5वें साल के एंड पे टर्मिनल वैल्यू लेनी है। वो टर्मिनल वैल्यू निकालनी कैसे है, टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है? उसने कहा जो भी 5वें साल के आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आएंगे उसको 5 टाइम्स कर ले। क्या कर लें? वो टर्मिनल वैल्यू है। सबसे पहली बात है टर्मिनल वैल्यू होती क्या है? एक्चुअली 5 साल के कैश फ्लोज आपने हर साल में लिख दिए, छठे साल से ऑनवर्ड के जो कैश फ्लोज हैं वो कहां जाएंगे? वो जाया नहीं जाएंगे, उनकी भी पीवी निकाल लेते हैं। वैसे तो वो पीवी निकालने का अपना तरीका होता है, यहाँ उसने खास तरीका बता दिया है कि भाई टर्मिनल वैल्यू और पीवी शीवी लेके ना निकालो, डायरेक्ट आप 5वें साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज लो और उसको इनटू क्या कर दो? 5 टाइम्स। अच्छा ठीक है, जो कहता है वो कर देंगे, अब हम बढ़ा नहीं डालेंगे। ये इन्फ्लेशन रेट है, ये टैक्स रेट है, टैक्स सेम ईयर में देना है। अच्छा कहता है क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट स्पेशलाइज नेचर के हैं, जो कराची में है या चाइना में, तो पहले साल में ही 100% रिलीफ मिल जाएगी। टैक्स रिलीफ का मतलब है पहले साल ही 100% टैक्स डेप्रिसिएशन। अच्छा पहले साल ही 100% टैक्स रिलीफ का मतलब क्या है? टैक्स डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर अलाउंस के तौर पे 100% पहले साल ही। जिस साल नया इक्विपमेंट खरीदेंगे उस साल उसकी पूरी हाँ उसी को डेप्रिसिएट कर लेंगे जब भी लेंगे।
चाहे वो पाकिस्तान में कराची में लगाएं प्लांट इक्विपमेंट लेके, या वो चाइना में भेज रहे हैं, दोनों में, और बाकी एक्सचेंज रेट दिया हुआ है। आ जाए जनाब, करें जी मेरे साथ, मैं चाइना वाली इन्वेस्टमेंट इवेल्युएट कर रहा हूँ, दूसरी आपने खुद करनी अभी है बैठ के, लेकिन पहले चाइना वाला प्रपोजल। तो पहला प्रपोजल क्या है जी, इन्वेस्टमेंट इन चाइना, ये हमारा प्रपोजल 1 है, ऑप्शन 1। उसके हमने एनपीवी निकालनी है। पांच साल है, हाँ जी, CNY मिलियंस में कर लेंगे, मिलियंस में ही कर लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 डेसिमल लिख देंगे, बट ठीक है। अच्छा, अभी मैंने कहा था मैं पहले क्या लिखूंगा, वो सॉरी चाइना के कैश फ्लोज पहले लिखूंगा सारे। मैं पहले सारे कौन से लिखूंगा, चाइना के कैश फ्लोज फॉरेन करेंसी में। चलिए क्या लिखेंगे सबसे पहले, एनुअल सेल रेवेन्यू, हाँ जी एनुअल सेल, पहले फॉरवर्ड बना लें, एनुअल सेल एक लाइन छोड़ के माइनस, और सेल को इन्फ्लेट कितने परसेंट करना है, 2% पर एनम, एनुअल वेरिएबल कॉस्ट, हाँ जी 40% ऑफ एनुअल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। अच्छा जी, इसके बाद क्या आएगा, टैक्स डेप्रीसिएशन, क्या आएगा, टैक्स डेप्रीसिएशन, टैक्स गेन लॉस, मेरा ख्याल आना तो नहीं है, लेकिन चलो क्योंकि सारा ही वो पहले साल डेप्रिशिएट हो जाएगा, चलो गेन आता है लॉस आता है देखेंगे, छोड़ देते हैं, आगे चले। नेक्स्ट ये आ जाएगा फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट या लॉस। तो टैक्सेशन निकालेंगे, 25% टैक्स रेट है उस मुल्क में, डेप्रिसिएशन को एड बैक करेंगे, टैक्स गेन लॉस का भी रिवर्सल करेंगे अगर कोई हुआ तो, और मेरा ख्याल है क्या है, बस यही है। आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आ जाएंगे ये, अगर कोई चीज मिस हुई, और ये आ जाएंगे इन CNY। मैं CNY को इस तरह लिख रहा हूँ, वो यौन का साइन ढूंढना पड़ेगा, टाइम जाया होगा, CNY लिख रहा हूँ, चाइनीज यौन। अच्छा जी, इसके बाद क्या आएगा, इनिशियल या इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट्स, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, मेरा ख्याल है इक्विपमेंट्स की स्क्रैप वैल्यू नहीं ना बताई हुई, तो ये तो गेन लॉस आना ही नहीं, चलो जाने दो, छोड़ देंगे, गेन लॉस आना ही नहीं क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस, तो इन्वेस्टमेंट माइनस होगी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगी, और ये हमारे आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज या नेट रिमिटेबल कैश फ्लोज। कोई ब्लॉक रिमिटेंसेस नहीं है, जरा फॉर्मेट निकाल लेना, कोई चीज मिस तो नहीं की हमने, इन CNY जरा कंपेयर कर लो, कोई इंटर कंपनी कैश फ्लो भी नहीं है, लॉस तब होता है जब वो कहता कि ये 80% पैसे रिकवर होंगे, उसने कुछ भी नहीं कहा तो 100% रिकवर होते हैं आखिरी साल में। वर्किंग कैपिटल की रिकवरी कुछ ना कहे तो 100% काउंट करते हैं बेटा, पूरा है फॉरन, सारी चीजें लिख दी हमने। अच्छा, ये हमने ले लिए थे सारे फॉरेन कंट्री के कैश फ्लोज, होम कंट्री के कैश फ्लोज में कुछ है, हाँ एडिशनल टैक्स होगा। अच्छा सॉरी, अब ये होम कंट्री के कैश फ्लोज यानी पाकिस्तानी कैश फ्लोज लिखने लगे हैं, और ये पाकिस्तानी कैश फ्लोज हमने लिखने हैं PKR में। तो ऊपर CNY में डाटा था, अब सारा नीचे डाटा जो आएगा वो PKR में आएगा, PKR पाकिस्तानी कैश फ्लोज, ठीक है।
तो मैंने कहा था ये जो ऊपर नेट रिमिटेबल कैश फ्लोज है इसको एक्सचेंज रेट से, क्योंकि ये डायरेक्ट कोट है तो एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करना है, पीकेआर पर CNY मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नेट कैश फ्लोज इन पीकेआर। इसके बाद एक्स्ट्रा पाकिस्तान में कितना टैक्स देना है, एक्स्ट्रा 4% टैक्स ऑन फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट्स, ये टैक्स पे करना है। अच्छा जी, और इसके अलावा मेरा ख्याल है और कुछ नहीं है। इंटर कंपनी रिसीट होती तो कोई कंट्रीब्यूशन आ जाता या कोई कंट्रीब्यूशन फॉरगॉन आ जाता, कुछ नहीं दिया हुआ, ठीक है। वो ये नहीं कह रहा कि चाइना में इन्वेस्टमेंट करने से पाकिस्तान में कोई इम्पैक्ट आएगा। अब मैंने ये वाला नहीं पढ़ा कराची वाला, इसमें वैसे मेरा ख्याल है कराची वाले का ही डेटा दिया होगा, मुझे लगता नहीं कि कोई जर्नल डेटा दिया हो। चले अल्लाह खैर करे, बाकी हमारे पास इंसर्ट करने की ऑप्शन है, कर लेंगे। तो ये नेट कैश फ्लोज आ जाएंगे और इसको डिस्काउंट हमने कितने परसेंट पे करना है, हाँ जी 12% पे डिस्काउंट करना है, तो ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी और नेट प्रेजेंट वैल्यू चाइना वाली इन्वेस्टमेंट की ये लेगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। कौन से टर्म का सवाल कर रहे हैं, 2000 विंटर 2023, क्वेश्चन नंबर 3A। चले, उम्मीद है बात समझ आ रही होगी आपको। अब मैंने आपसे कहा था आपने वर्किंग्स करनी है, तो वर्किंग का सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले एक्सचेंज रेट निकाल लें। अगर आपको याद हो तो मैं निकाल भी लूं फॉर्मेट, ताकि मुझे भी याद आ जाए, मैं अपना फॉर्मेट ही चेंज ना कर दूं, क्योंकि वैसे तो पाबंदी कोई नहीं होती। तो मैंने कहा था सबसे पहले स्पॉट रेट निकाल लें। क्या निकाल लें, टेबल, हाँ ये निकालें जी। फिर उसके बाद डिमांड निकाल लें, डिमांड निकाल लें और उसके मुताबिक मशीन कब कब खरीदनी है ये देख लेंगे। टैक्स डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे वो तो सीधी सीधी है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस निकालेंगे और एक्स्ट्रा लोकल टैक्स निकालेंगे, ठीक है जी। वर्किंग वन पर आएंगे। वर्किंग वन क्या है जी, वर्किंग वन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट्स। आपको क्वेश्चन में इन्फ्लेशन रेट दिए हुए थे, क्या दिए हुए थे, इन्फ्लेशन रेट दिए हुए थे जी जनाब। तो आज 0 पे जो आपको करंट स्पॉट रेट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, पीकेआर पर CNY, हाँ जी वो दिया हुआ था, मेरा ख्याल है 35। तो ईयर 1 का क्या आएगा, 1 2 3 4 5, हाँ जी। तो 35 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस फर्स्ट करेंसी का इन्फ्लेशन रेट डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंसी है पीकेआर, तो पीकेआर का इन्फ्लेशन रेट था 2% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.09, मेरा ख्याल है वहां पे 9% इन्फ्लेशन है चाइना में, 8%। ओहो उल्टा लिख दिया, मैंने उल्टा लिख दिया। 8% पाकिस्तान में है और चाइना में 2% है जी जनाब। तो अब ये देख लें, इनटू 1.08 डिवाइडेड बाय 1.02, हाँ जी ये ले जी आ गया एक्सचेंज रेट। तो 35 से ये आया, अब अगला जो है ये 37 था, अगला 37 की बजाय था 39.24, अगला 41.55, अगला 43.99। चलो ठीक है जी, पता लग गया। अब आप फॉर्मूला अगर लिखना चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने डायरेक्ट फिगर्स सॉल्व किए हैं, उम्मीद है समझ आ रहा होगा ये।
अच्छा, दूसरी वर्किंग में अब हमें क्या चाहिए, हमें क्या डिमांड, एनुअल सेल यूनिट्स या डिमांड। हाँ जी, कितनी डिमांड होगी हमारी हर साल की, तो वही मैं 0 1 2 3 4 5 ये यहाँ कॉपी कर लेता हूँ। खुद उसने बताया है, उसने कहा था जनाब कि हमारे पहले साल के सेल यूनिट्स जो है, पहले साल के, 0 के नहीं, पहले साल के सेल यूनिट्स कितने, चाइना में पहले साल हमारे जो यूनिट्स बिकेंगे 10 यूनिट का था। फिर उसने दूसरे साल में कहा था 20 मशीनें बिकेंगी, 10 यूनिट बिकेंगे, 20 बिकेंगे, फिर इनमें 20 का इजाफा होगा। ले जी, ये सेल यूनिट्स हैं, सेल ऑफ एक्सरे मशीन के यूनिट्स, या सेल वॉल्यूम लिखने, एक्सरे मशीन, ठीक है जी। 10 यूनिट, 20 यूनिट, 40 यूनिट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कितनी मशीनें रिक्वायर्ड होंगी, तो नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड। हाँ जी, इधर एक इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा, इधर एक रिक्वायर्ड होगा, इधर 2 रिक्वायर्ड होंगे, इधर भी 2 होंगे, इधर तीसरा भी चाहिए होगा, 3 चाहिए होंगे। ठीक है, समझ आ रही है। यहाँ एक इक्विपमेंट से काम चल जाएगा, इधर 2 से चल जाएगा, इधर दूसरा वाला चाहिए होगा एक, इधर भी दूसरे वाले 2 चाहिए होंगे, इधर तीसरा चाहिए होगा। ये वैसे ही कर रेफरेंस के लिए। आ जाए जनाब, तो अब आप ऊपर आकर लिख लें जनाब, सेल वॉल्यूम भी आ गया है, सेल प्राइस भी हमारे पास है, तो लिखें जी सेल प्राइस क्या थी। क्वेश्चन में सेल प्राइस क्या दी हुई थी, उसने कहा था 8 लाख की आज प्राइस है CNY की टुडे, तो मैं तो 8 लाख में लिखूंगा, मैं तो मिलियंस में कर रहा हूं, तो CNY 0.8 मिलियन, 8 लाख भी लिख सकते हैं, इनटू 1.02 रेस पावर 1 2 3 4 5 और इनटू यूनिट्स, ये नीचे से सेल यूनिट्स जो वर्किंग 1 में है, वर्किंग 2 में सॉरी, लें आ जाए जनाब। तो ये क्या आएगा जी, 0.8 मिलियन इंटू 1.02 रेस पर 1 इंटू नीचे ये यूनिट्स, चेक करेंगे। 16.65 हाँ जी ये है, चेक कर लो, सही है। वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट कहा था उसने, 40%। अब यहाँ पे जरा देख लें, वेरिएबल कॉस्ट 40% ऑफ सेल है। अब आपके पास 2 तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप ये जो 8 लाख था ना, 8 लाख, इस 8 लाख का ले पहले 40%, वो फिगर जो आएगी वो नॉन इन्फ्लेटेड आ जाएगी, फिर उस फिगर को पकड़ के इन्फ्लेट करें। ये तरीका थोड़ा लेंथी है। अच्छा, दूसरा तरीका शॉर्टकट क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट 40 सेम रहा है 2% चाइना में, तो मुझे क्या जरूरत है मैं लंबे तरीके पे जाऊं, तो शॉर्टकट तरीका ये है कि जो ऊपर इन्फ्लेटेड सेल निकली हुई है उसका 40% कर लें। जी सेम आएगा, सेम आएगा। हाँ, अगर इन्फ्लेशन रेट डिफरेंट होता ना, फिर नहीं मैं कर सकता था, फिर मुझे नॉन इन्फ्लेटेड सेल का पहले 40% लेना था, फिर जो रकम आती पर यूनिट इंटू यूनिट्स। अब ये चले, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट क्या है जी, वो मेरा ख्याल है हर साल की डिफरेंट दी हुई है, 1.9 मिलियन 2 मिलियन। अब ये तो हर साल के अलग अलग इन्फ्लेट होगी, हाँ लेकिन रेस पावर से भी होगा ना, तो ये तो अब मुझे मजबूरन वर्किंग करके दिखानी पड़नी है क्योंकि ये काफी ज्यादा खिचड़ी है। तो मैं यहाँ पर फिक्स कॉस्ट की इन्फ्लेशन की वर्किंग करने लगा हूं, क्योंकि ये मसला बन जाएगा, ये तो समझ नहीं आनी फिर। तो वर्किंग 3 जहां पे फिगर्स चेंज हो रही है ना, फिर वहां मुझे वर्किंग करना मजबूरी है। तो एनुअल इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, जी जनाब, तो फिक्स कॉस्ट एट टुडे प्राइसेस क्या थी, फिक्स कॉस्ट एट टुडे प्राइसेस, वो क्वेश्चन से कॉपी करेंगे। हाँ जी, फिक्स कॉस्ट एट टुडे प्राइसेस बताइएगा जी। ईयर 1 की क्या थी, कितने मिलियन थी, 1.9 मिलियन। अगली
2 मिलियन, 2.2 मिलियन चौथे साल की, अगले भी 2.2 मिलियन है, और पांचवें साल में क्या है 2.5 मिलियन, लेकिन ये इन्फ्लेटेड नहीं है, तो इस पे इन्फ्लेशन लगाना है, इन्फ्लेशन। हाँ जी, सर पहले साल की हो जाएगी तो 1.94। इन्फ्लेशन कैसे आएगा जी, 1.02 रेस पर 1, 1.02 रेस पर 2, 1.02 रेस पर 3, 1.02 रेस पर 4 और 1.02 रेस पर 5। तो अब इस चीज को 2% इन्फ्लेट करना है पर एनम, ये चीज अब मैं फिक्स कॉस्ट निकाल लूंगा इन्फ्लेटेड। तो वही चीज जो मैंने यहाँ लिखी है इसको मैं इस तरह यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के फॉर्मूला प्लग इन कर दूंगा, ये लेंगे, उसको एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि किया क्या है मैंने। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट रेस पर 1 2 3 4 और 5, ये तो जो अमाउंट आती है, पता लग रहा है ये समझाने के लिए इस तरह बनाया। अब आप इसको ऊपर ले जाएं, शिफ्ट कर लें, इन्फ्लेटेड फिक्स कॉस्ट क्या आती है, वर्किंग शो कर दी ताकि खिचड़ी ना पके, समझ आ जाए कैसे आई है। तो वैसे कई टीचर वर्किंग सारी शो करते हैं और प्रेफरेबल वैसे यही होता है, टाइम अगर ना हो तो फिर आप जरा डंडी शिडी मार लें, बाकी बेहतर है वर्किंग आहिस्ता आहिस्ता फिर आप कोशिश करें जितनी डिटेल शो कर सकें। तो सेल यूनिट्स की वर्किंग 2 थी इधर। अच्छा जी, टैक्स डेप्रिसिएशन के लिए वो हमें चाहिए, इन्वेस्टमेंट बताएं जी, इक्विपमेंट में इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, पहले 10 मिलियन, 10 ही ये नहीं एक इक्विपमेंट है ना जी, फिर 10 मिलियन का एक और लेंगे, वो 2 पे है वो और 4 पे है। ईयर 3 में चाहिए था लेकिन आपको 2 में लेना पड़ेगा, बल्कि मैं इधर ना लिख लूं इसी के साथ, यहाँ एक इक्विपमेंट चाहिए था तो 0 में लेंगे, मैंने तो इसी के साथ ही लिखा हाँ दूसरा इक्विपमेंट हमें यहाँ पे चाहिए होगा तो वो यहाँ ले लेंगे, एक और इक्विपमेंट 5 पे चाहिए होता फिर ये 5 पे चाहिए तो ये 4 पे ले लेंगे बिफोर, इसका मतलब है ये 3 दफा इक्विपमेंट आएगा जी। ठीक है, अब जब ये इक्विपमेंट चाहिए उस पर डेप्रिसिएशन उसी वक्त नहीं मिल सकती, हम एज्यूम करें कि स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर है तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूरी मिल जाएगी, तो -10 पहले साल में सारी टैक्स डेप्रिसिएशन। अब आम ये जरा परेशान हो जाती है, ये क्या, ये कहां से ले आए आप, 1 पे क्यों लेकर आए, 0 पे क्यों नहीं लाए, बेटा टैक्स डेप्रिसिएशन स्टार्ट ऑफ ईच ईयर पे नहीं होती, टैक्स डेप्रिसिएशन एंड ऑफ ईच ईयर पे होती है जी, ऐसे ही है ना, बिल्कुल मैंने सही किया कि गलत है जी ये, सर, बिल्कुल ठीक। और गलती भी हो सकती है ना, नहीं सर, तो अलर्ट रहना जरा। अच्छा गेन लॉस कोई नहीं है भाई, ये उड़ा दें, लिख ही नहीं रहे, गेन लॉस तब होता है जब यहाँ को स्क्रैप श्रैप दी होती, कुछ भी नहीं दिया हुआ और एसेट डेप्रिशिएट भी पूरा हो रहा है एक ही साल में, लो जी गेन लॉस निकाल लो, लॉस आ गया, चेक करें ये लॉस आ गया। अब इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, उसने कहा था आपके पास इतना प्रॉफिट है कि आपका सेट ऑफ हो जाएगा, तो ये सेविंग निकाल दें, अगर कैरी फॉरवर्ड ना हो तो सेविंग निकलती है, अगर कैरी फॉरवर्ड हो फिर सेविंग नहीं निकलती। ले जी ये टैक्स है, डेप्रिसिएशन का रिवर्स कर लें, जी जनाब।
चले वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग करें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर फिर वही एक बहस है कि वर्किंग कैपिटल पे इन्फ्लेशन वाला इम्पैक्ट है। क्या चीज? इन्फ्लेशन आई क्या पे मैंने कहा था जब तक कि वो वर्किंग कैपिटल, नहीं, उसने अभी कह दिया ऑल कॉस्ट आर एट करंट। वर्किंग कैपिटल कॉस्ट नहीं है ना, एसेट है। कॉस्ट से मुराद एक्सपेंस का, ऑल कैश फ्लोज नहीं कहा उसने। क्या कहते हो? बाकी ये assumption है, अब डिबेटेबल है। वर्किंग कैपिटल को जब तक क्लियरली खुद ना कह दे आपने इंक्रीज नहीं करना खुद, तो वर्किंग फॉर, इसको भी इग्नोर ही करते हैं, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस। करंट रेट पे ही। हाँ जी, तो वर्किंग कैपिटल कितना है जी? इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल। हाँ जी, कितना बताया था उसने वर्किंग कैपिटल? खुद बताया हुआ था 4000, 8000, 10, 13, 15, और आखिरी साल 0 होता है। अच्छा जी, तो अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैसे निकालनी है? ये तो इंक्रीज आउटफ्लो है, लेंगे जहां जहां आउटफ्लो है, जहां जहां इनफ्लो है लिख दिया है, ये ऊपर शिफ्ट कर दें। अच्छा, ये 1000 में दिया हुआ, मिलियंस में दिया हुआ? अच्छा देखो ये सियाने हैं, ये 1000 में दिया हुआ है, हम मिलियन में कर रहे हैं। फोर, हाँ देखा ना, धोखा दे गया। मैं कह रहा हूँ इसकी फिगर बहुत बड़ी है। 4 मिलियन, 8 मिलियन, 10 मिलियन, 13 मिलियन और 15 मिलियन। ये ध्यान से देखना, ये धोखा दे गया वो हमें। एंड में इसका वो टोटल नहीं करेंगे ये 5, 7, 11, 15? क्या चीज? जो 5वां पे ये सारा मैं वापस तो वो 15 दिया हो तो है, 15 नहीं, खुद ही आ गया। ठीक है। हाँ जी, वर्किंग कैपिटल चेंजेस ले, तो नेट कैश फ्लोस निकाल। जी जनाब, शिफ्ट करें इधर, एक्सचेंज रेट कॉपी करें इधर। एक्सचेंज रेट क्या है? ये रहा 35, तो एक एक रो नीचे जाता जाएगा जी। D32, D33, D34, D35, D36 और D37। मल्टीप्लाई करें, डायरेक्ट कोड सिस्टम में मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होते हैं। ये रुपये, हाँ ये PKR आ गया। अच्छा जी, सेविंग वगैरह।
हमारा उनका फर्क आएगा। उसकी वजह है उन्होंने टैक्स 0 पे लिया हो, अच्छा वो हमारा अजम्पशन का फर्क चलता रहता है ना। मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ कि ये स्टार्ट ऑफ टैक्स ईयर है, हाँ वो इसको अज्यूम किया उन्होंने एंड, उन्होंने जहाँ पे ये लिखा ना उधर ही टैक्स की वो ले लिया सेविंग, कोई मसला नहीं। भाई सुबह उस बात पे टकरे मारे थे। और यार ये assumption है, assumption हमेशा डिबेटेबल है, क्लियर ना बताया होगा। आप यशी करें जो आपको आसान लगे। हमारा आंसर आई आपसे टैली नहीं करेगा। तो मैंने याद कर ली एक चीज कि 0 पे टैक्स कभी नहीं लेना है। अगर उसने कह दिया डेट बता दी कि ये एंड है, नहीं, वो एक अनफोर्सीन हाँ अदरवाइज 0 पे टैक्स मैंने भी नहीं कभी लेता। मैं भी जिंदगी को आसान रखता हूँ, जहां से रेवेन्यू शुरू हो रहा है वहीं टैक्स लिखो। मैंने इसीलिए मान लिया है कि 0 पे टैक्स मिले। हाँ, ठीक है। बाकी उसने वैसे जो मैं इसीलिए चेक कर रहा हूँ कि हमारा फर्क आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो हमारा बाकी आ रहा है। उसने क्या किया, ये जहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट लिखी थी उधर ही लिख के लॉस निकाला और लॉस के ऊपर फिर टैक्स की सेविंग निकाल गया। तो वही बता रहा उसने कहा था जो मशीन लेंगे उसी लेते ही उसकी हमें जो ये नहीं कहा उसने, लेते ही नहीं कहा। उसने कहा जिस साल लेंगे उस साल आपने 100% टैक्स डेप्रिसिएशन लेनी है। समझ आ रही है? अब ये अगर साल का स्टार्ट है, ये साल की स्टार्टिंग डेट है 1 जुलाई 2023 है, तो फिर रिटर्न इधर नहीं जा रही, रिटर्न में इधर जाना है 30 जून 2024 को। हैं क्या बातें करते हो आप? अपना सोल्यूशन कर रहे थे तो कोई मसला नहीं, करी जाए। आपने उसी पे ले लिया टैक्स सेविंग उधर ही, कोई मसला नहीं। आप बाय डिफॉल्ट आई कैश से टैली कर रहे हैं, हो रहा है तो जाने दो, क्या मसला है, परेशान क्यों हो? गलत नहीं है ये वैसे, लेकिन अपनी assumption स्टेट कराना वहां पे पेपर में। इट इज assumed that today is the start of accounting period या टैक्स ईयर। अपने assumption स्टेट करो और जिंदगी आसान बनाओ। हमारा आंसर से टैली नहीं करना। नाम मेंशन करिए ना, मैं नहीं वो मैंने नहीं बताई, बल्कि वो एसीसी में भी ऐसे सर बेसिकली बनता भी टेक्निकली स्पीकिंग 0 पे टैक्स क्या हो, यानी वो हो ही नहीं सकते फिजिबल। नॉर्मली हम अज्यूम करते हैं कि जब भी हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर भी करना है। नवा साल शुरू होएगा तो पढ़ाएंगे आरम मंडे अगला मंडे आएगा तो पढ़ाएंगे नवा साल, तो मैं तो पढ़ना है, ये इसी assumption में मैं कह रहा हूँ। बाकी चलो आगे टाइम कम है। अब आपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स पे टैक्स निकालना है कि वर्किंग नंबर एक्स्ट्रा टैक्स। वर्किंग नंबर कौन सी होगी जनाब? वर्किंग नंबर 5 होगी। इसकी वर्किंग करनी होती नहीं, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैंने क्या करा, वो उसकी वजह गलती करते हैं लोग। 4% लीजिए बस। बताता हूँ बेटा गलती क्या करते हैं, अभी ठहर जाए, हौसला करें। हाँ जी 4% का एक्स्ट्रा टैक्स लेना है, वर्किंग 4। तो सबसे पहले देखें जी ऊपर एक्स्ट्रा 4% टैक्स ऑन फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट्स। अच्छा जी आ जाए जनाब, ऊपर जो प्रॉफिट्स थे जी, ऊपर जो प्रॉफिट्स थे आपके पास उनको पहले कॉपी करें। फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट्स इन CNY। हाँ जी क्या प्रॉफिट्स थे वो ऊपर से शिफ्ट करते हैं, तो वो तो लॉसेस थे। ठीक है ठीक है। अब मसला ये है कि ये तो CNY में है, ये CNY में है, मुझे CNY में नहीं चाहिए, मुझे PKR में चाहिए। प्रॉफिट्स वही हैं, इनके ऊपर टैक्स जब आपने लिया था पहले, तो इनके ऊपर टैक्स आपने 25% लिया था, 4% और टैक्स लेना है। अब हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंटेशन के 2 तरीके हैं, या तो इसके ऊपर 4% एक्स्ट्रा पहले टैक्स निकालो, एक्स्ट्रा 4% पाकिस्तानी टैक्स निकालो। अब जब आप 4% पाकिस्तानी टैक्स निकालोगे तो ये अमाउंट CNY में ही आएगी और मुझे PKR में लिखनी है, क्योंकि अब जो मैं टेबल का निचला वाला हिस्सा बना रहा हूं उसमें सारी रकमें PKR में आनी है। ये मसला पैदा होना है। अगर आप सीधा सीधा 4% करी जाएंगे तो वो CNY में आंसर आ जाएगा। हमें CNY में नहीं फिगर चाहिए, यहाँ पे PKR में चाहिए, क्योंकि अब पाकिस्तानी कैश फ्लो शुरू हो गए, पेरेंट के कैश फ्लो शुरू हो गए। ठीक है, तो अब आप इसको क्या करेंगे, मैं तो वैसे ये नहीं करता, मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेता हूँ एक्सचेंज रेट से। हाँ जी एक्सचेंज रेट से करें जी, क्या आता है एक्सचेंज रेट, कन्वर्ट करो इसको PKR में। पता लगा क्या किया है? हमने CNY में नहीं लेना, हमने PKR में लेना है। तो मैंने वही फॉरेन जो प्रॉफिट्स थे या लॉस था उसको एक्सचेंज रेट यूज करके पहले
पीकेआर में कन्वर्ट कर लिया, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरेन टैक्सेबल प्रॉफिट्स बट इन ठीक है, पीकेआर टर्म्स। मल्टीप्लाई से कन्वर्जन होगा क्योंकि डायरेक्ट कोड है। इसमें सेविंग का भी दिक्कत है। जी जनाब, आ जाए। उसके बाद नेक्स्ट, अब इसके ऊपर एक्स्ट्रा 4% टैक्स लगा देना है, पाकिस्तान टैक्स या पाकिस्तानी टैक्स। तो ये आ जाएगी हमारे पास जो भी टैक्सेशन है, एक्स्ट्रा टैक्स इन पाकिस्तान। जी लो जी, हाँ जी भाईजान देख लें ये क्या किया, समझ आ रहा है क्या किया मैंने जवानों? इन सबको -0.04 हाँ जी, आ जाए जी, ऊपर शिफ्ट करें इसको। बस मेरा ख्याल है मुकम्मल हो गया, बस सारा हो गया। नेट कैश फ्लोज निकालें और इसको 12% पे डिस्काउंट करके सवाल का एक पार्ट हो गया। जी डिस्काउंट करेंगे, जी जब हम करते हैं 1000 में वो कर देता है, ओ जब हम मिलियन में कर रहे हैं वो 1000 में कर रहा है। क्या जरूरत है ऐसे ही लंबे चक्रों में पड़ने की। लेंगे ये एनपीवी आ गई, इन्वेस्टमेंट इन चाइना, ठीक है, क्या कहते हैं? होंगी क्या ये? फोन को छोड़ दें, कोई नोट देना था, नोट। सर मैंने तो एक चीज सोची है कि जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, जो जिसका नोट देना उसको पिंक हाईलाइटर मारना है। हाँ ओके, नोट, एंड तक बोलिए। ठीक है, डिसीजन नहीं मांगा, नोट क्या है जी? रिसर्च ऑलरेडी incurred is a sunk cost। बस अमाउंट भी चाहे लिख दें, कितनी अमाउंट थी जो भी, अब ये भी करीब ही है। पता कोई नहीं, करीब करीब है कि दूर दूर है, देखते हैं, बड़ी दूर दूर है। 4765 मेरी assumption ये वाली थी कि एनपीवी इसके करीब ही और केवल 187। सर एक चीज तो पाकिस्तान में वो तो अब हमें फिगर इधर ला के टैली करना पड़ना है सारा। उन्होंने तो ये भी राउंड की हुई है, 35 37 39, हमने ये पॉइंट्स पे लिया हुआ है। उन्होंने ज्यादा ही बड़ी छुरी से कर हाँ ये इतना बड़ा इतना फर्क ऐसे आना नहीं चाहिए। ओ टर्मिनल वैल्यू नहीं लिखी, हाँ देखा ना, टर्मिनल वैल्यू नहीं लिखी भाई, ये देखना हमने यहाँ पे टर्मिनल वैल्यू नहीं लिखी। क्या क्या कहता था टर्मिनल वैल्यू? 5 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ जो भी आखिरी साल के ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं आफ्टर टैक्स, उसको 5 से तरफ दे दो, इतना ज्यादा फर्क नहीं आना चाहिए। सही कह रहे हैं, नमाज का टाइम भी हो रहा है, बस ये करके फिर नमाज पे जा रहे हैं। आफ्टर टैक्स कैश फ्लो से 32.23 into 5, देखा आप भी मेरी तरह। ओए अब हमारा ज्यादा आ रहा है अभी भी, लेकिन अब चलो करीब करीब चले गए हैं थोड़े। पहले तो पहले बहुत दूर थे। जी जनाब,
आप करीब की पाए हैं कि आप भी दूर है बहुत अभी? 5115 बट ठीक है 47655115 वो तो उसने राउंडिंग ठीक है, उन्होंने राउंडिंग भी की हुई है, वो तो कोई नहीं, वो वेरीफाई हो जाएंगी फिगर्स, वो कोई मसला नहीं, इतना कोई इशू नहीं। हाँ टर्मिनल वैल्यू हमने नहीं लिखी हुई। और दूसरा उन्होंने तरीका भी कुछ और किया है, सेविंग वाले तरीके से किया है। जीरो पे भी अच्छा, और उसके अलावा फनकारी एक और भी लगा गए, एक और फनकारी भी लगा गए, एक और फनकारी भी लगा गए, एक और वाली फनकारी भी लगा गए जी, एक और फनकारी भी लगा गए और वो सही लगा गए, एक और फनकारी भी लगा गए। वो फनकारी क्या है? असल में प्रोजेक्ट 5वें साल के एंड पे खत्म नहीं हो रहा, प्रोजेक्ट विल कंटिन्यू। जब प्रोजेक्ट कंटिन्यू होगा तो वो जो हमने वर्किंग कैपिटल की रिकवरी ली है ना आखिरी साल में, ये तो तब लेते हैं जब प्रोजेक्ट एंड हो जाए। क्या हो जाए? तो प्रोजेक्ट तो अभी कंटिन्यू हो रहा है, उसने तभी तो टर्मिनल वैल्यू निकलवाई है। तो कंटिन्यूड प्रोडक्ट में यहाँ पे 15 का लेके ये 0 आना था, ये रिकवरी नहीं आनी थी। ये जो 15 की रिकवरी हमने लिखी है ना, ये नहीं आनी थी। चलो अच्छा हो गया, कंपैरिजन में पता लग गया वो रिकवरी नहीं आनी थी। ये 15,000 की रिकवरी ना लिखें तो हमारा तो अभी भी उससे थोड़ा फर्क आएगा, आपका जवाब टैली करने के करीब चला जाएगा। सर ये 15 की रिकवरी नहीं लिखेंगे या 15 माइनस का भी लिखेंगे? 15 क्या नहीं, वो देखो ना 15 की इन्वेस्टमेंट देखो वो तो क्या लिखा हुआ है। होगी। ईयर 5 में भी 15 है, ईयर 6 में भी क्या है 15 है, तो चेंज तो कुछ ना आया। हाँ, समझ आ रही है? वो असल में उसने इसीलिए ईयर 6 का भी दिया हुआ है। मतलब हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हुई नहीं। हाँ क्योंकि प्रोजेक्ट कंटिन्यूड है भाईजान, प्रोजेक्ट कंटिन्यूड है। वो नहीं, वो 6 का मतलब 15 तक यही है, सही है। तो देखो ये 15 और 15 नो चेंज। इसमें तो लॉस ले सकते हैं ना, हमारा सारा लॉस हो नहीं बेटा, हमारा ये नहीं कहा उसने कि आपका प्रोजेक्ट बंद हो गया और प्रोजेक्ट बंद हो गया पार्टी पैसे लेके भाग गई। प्रोजेक्ट बंद नहीं हुआ, प्रोजेक्ट कंटिन्यू रहना अगले 6ठे साल से और 6ठा 7वां 8वां। वर्किंग कैपिटल की रिकवरी तब लेते हैं जब प्रोजेक्ट यहाँ पे क्या हो जाए। सर ये फिर कैसी एनपीवी का प्रोजेक्ट की मिड लाइफ तक की एनपीवी निकाल के देख लो, यानी कि आप तो कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट तक एंड तक प्रोजेक्ट एंड हो रहा है, प्रोजेक्ट एंड हो तब रिकवरी आती है। जब प्रोजेक्ट एंड ना हो बल्कि प्रोजेक्ट कंटिन्यू हो, क्या हो? अगर प्रोजेक्ट कंटिन्यू स्टेज पे है फिर आपको आखिरी साल में रिकवरी नहीं लिखनी बल्कि इन्वेस्टमेंट लिखनी है और उसका भी चेंज निकालना है। अगर ये पे मिसाल के तौर पर ये होता 16, मिसाल दे रहा हूँ, तो फिर यहाँ पर क्या आती 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट आनी थी। ये हमारी मिस्टेक है, समझ आ रही है? तो ये अब आपने क्या करना था यहाँ पे, ये हाँ ये पॉइंट पता नहीं हमने नॉर्मल क्लास में बात की कि नहीं की, लेकिन ये पॉइंट किया ये आपने सही है, गलत नहीं है। उन्होंने रिकवरी नहीं ली, क्यों नहीं ली? क्योंकि प्रोजेक्ट कंटिन्यूड है। अब उसके बाद अगले सालों में क्योंकि है ये 0000, इसीलिए उसने जब टर्मिनल वैल्यू निकलवाई तो वर्किंग कैपिटल को इग्नोर करा दिया, उसने ऑपरेटिंग कैश फ्लोज को इनटू 5 कराया है। समझ आ रही है? तो जब आपका प्रोजेक्ट सुन ले, जब आपका प्रोजेक्ट कंटिन्यूड होगा तो बेटा फिर उस कंटिन्यूड प्रोजेक्ट के केस में आपने आखिरी साल में रिकवरी काउंट नहीं करनी। क्या मतलब भाई? अच्छा अब आप सवाल पूछें जनाब। तो सवाल ये है जब हम टर्मिनल वैल्यू जो ले रहे हैं हम, इसका मतलब यही है ना कि एंड पे वो जो परपेचुअली या जो भी उसकी एक इंफिनिट लाइफ है या जब तक ये उसका सबका हमने रेवेन्यू ले लिया, हमने उसके सारे कैश फ्लोज का इफेक्ट ले लिया, कैश फ्लोज का इफेक्ट यानी आपका प्रोजेक्ट, इसको कहते हैं कि लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की पहले 5 साल की बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं उसके रियलिस्टिक कैश फ्लोज लेके, 6ठे साल से ऑनवर्ड के कैश फ्लोज को आप अप्रोक्सीमेटली उनकी टर्मिनल वैल्यू की मदद से इनका इंपैक्ट अकाउंट फॉर कर रहे हैं। इन अगले सालों के कैश फ्लोज का इंपैक्ट आप विद रिस्पेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टर्मिनल वैल्यू अपने कैश फ्लोज में अकाउंट फॉर कर रहे हैं, तभी तो हमने ऐड किया है। अगर हम अगले सालों के बनाएंगे तो वो तो फिर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा सवाल। इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द डिसीजन मेकिंग हमने टर्मिनल वैल्यू इस तरह निकाल दी। जी अब आप बताएं। वर्किंग कैपिटल की टर्मिनल वैल्यू पे रिडम्पशन यानी कि वो जो 15 है, हाँ आखिरी साल जब भी होगा वर्किंग कैपिटल की रिकवरी होगी, लेकिन अब उसने कुछ नहीं कहा तो फिर मैं वो एक पॉइंट है बस उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो हम टर्मिनल वैल्यू को भी तो पीवी बेसिस पे नहीं ले रहे,
हम ऑपरेटिंग कैश फ्लोज की मद में काउंट करी जा रहे हैं। तो वो जो आप कह रहे हैं कि आखिरी साल जब भी आएगा वो रिकवरी होगी, तो वो रिकवरी मुझे पता ही नहीं कब होगी, फोर्सेबल फ्यूचर नहीं ना कंफर्म। इसीलिए रिकवरी वाले पॉइंट को की बुनियाद पर अगर आप मुझे कहें तो मेरा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल थोड़ा सा वीक है। अदरवाइज लेकिन वो अमाउंट चेंज क्यों नहीं आ रहा ना, 15 सर ये assumption solid है, ये assumption तो solid है कि प्रोजेक्ट कॉन्टिन्यूस में इसकी वजह से हम उसको रिकवरी नहीं शो कर सकते, ये जी। तो बात बिल्कुल वैलिड। मैं वैसे कह रहा हूँ कि क्वेश्चन इसका थोड़ा डेटा मिसिंग नहीं है। आप इधर भी assumption ले सकते हैं कि अगर आपका 15 मिलियन का वर्किंग कैपिटल और फ्यूचर में भी 15 मिलियन है, तो जब भी प्रोजेक्ट एंड होगा, जब भी 15 मिलियन ही रिकवर होना है, क्योंकि 15 से आगे नहीं ना जा रहा, 15 ही होगा। लेकिन उसकी पीवी रिडेम्पशन की ये जिस तरह इसने हमें इसकी टर्मिनल दे दी थी, हाँ वो नहीं की ना, वो फिर एज्यूम किया। ये भी हो सकता है कि उस वक्त आपको पूरी अमाउंट रिकवर ना हो, तब आपको वो लॉस रिकॉर्ड करना पड़े, तब ठीक है। लेकिन अब कंफर्म नहीं है, ठीक है, समझ आ रही है। हम पे कोई अमाउंट ले नहीं सकते। सही है। नमाज पढ़ ले फिर आके बात करते हैं। अभी भी टैली नहीं कर रहा आपका? मेरा कर रहा है 4719। हाँ, आप तो हाँ नमाज पढ़ते हैं फिर आगे करते हैं बात।